नमस्कार प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको हड्डी के कैंसर की पहचान बताने वाला हूं। मतलब हड्डी का कैंसर होने वाला है, इसके संकेत आपको अगर पहले मिल जाए तो आप बहुत जल्दी इस कैंसर को हरा सकते हैं। या मान लो आपको हड्डी का ही कैंसर है तो उसके मुख्य मुख्य रूप से क्या पहचान उसकी मतलब है, तो वो पहचान मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो पहचान हड्डी के कैंसर में एक तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपके जो जॉइंट है उनमें कंटिन्यू पेन मतलब होने लग जाता है। एक जोड़ वाली जो जगह है जैसे घुटने हैं या ये आपकी कौन मतलब ये कौनी है या आपका ये जो शोल्डर है, ये जो जॉइंट वाली जगह जो मूवमेंट करती है, आपकी गर्दन का ये जो जो मूवमेंट करने वाला हिस्सा है या उंगलियों का ये जो मूवमेंट करने वाला हिस्सा, ये जितने भी जॉइंट्स हैं इनमें हार्डनेस आ जाती है। मतलब आपको मूवमेंट करने में बड़ी परेशानी होने लग जाती है। हड्डी के ऊपर कोई गांठ बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और ये 3 सप्ताह से अधिक समय तक भी बनी रहती है। तो भी मतलब आपको ये एक संकेत मिलता है कि भाई आपको ये हड्डी का कैंसर मतलब हो चुका है। अच्छा, जो ज्यादा उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होने लग जाती है, मतलब बार बार फ्रैक्चर होता है, कभी पैर का फ्रैक्चर हो गया, कभी हाथ का मतलब एक्सीडेंट से नहीं हाँ, इस बात का ध्यान रखना, मतलब एक्सीडेंट से नहीं बल्कि आपको मतलब ये बिना किसी कारण आप थोड़ा सा चले, कोई वजन उठाया और आपका फ्रैक्चर हो गया, या आप थोड़ी सी मामूली सी जगह से ऊपर से गिरे और आपका जो गिरने जैसी पर इतनी फ्रैक्चर होने जितनी ऊंचाई नहीं थी फिर भी आपकी बॉडी में मतलब फ्रैक्चर हो गया। और खासतौर से ऑस्टियोसार्कोमा जो जिन लोगों को कई सालों से अगर उनकी बॉडी में है तो उसके बाद में तो वो ऐसा है, ये ऐसा करने पर ही हाथ टूट जाता है, मतलब हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। या वो बाथरूम के में से एक बाल्टी उठाते वक्त भी उनके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है, मतलब कंधे में आ सकता है या कोहनी पर आ सकता है या इन लंबी हड्डियों में आ सकता है। तो ये मतलब इसकी, और आपका वेट निरंतर वेट लॉस होने लग जाता है और आपको नींद ठीक से नहीं आती, पेन बहुत ज्यादा होता है हड्डियों में, बहुत खतरनाक तरीके से मतलब आपको पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग लगातार मतलब बनी रहती है, आपकी डाइट बिल्कुल हाफ हो जाती है, खाना आसानी से बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं होती। बल्कि कभी कभी तो ऑस्टियोसार्कोमा में ये भी होता है कि आपको खाना जबड़ा चलाने में भी परेशानी आने लग जाती है, मतलब जबड़ा अभी हो इस तरीके से जबड़ा चलाने में आपको मतलब परेशानी आने लग जाती है। तो ये बहुत सारे जो सिम्टम है, आपका हीमोग्लोबिन एकदम डाउन हो जाता है। ऑस्टियोसार्कोमा की एक विशेष पहचान भी है कि आपका जो कई ऐसे कैंसर हैं उनमें ऑस्टियोसार्कोमा भी है, यानी कि हड्डी का कैंसर भी शामिल है, कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा जो हीमोग्लोबिन है वो एकदम बॉटम की तरफ मतलब चला जाता है। तो ये एक बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि ऑस्टियोसार्कोमा में हड्डियों को टूटने से बचाएं। और नवग्रह आश्रम पर आप शनिवार या रविवार को, अगर आपके परिवार में या किसी भी परिचित व्यक्ति को अगर ये परेशानी है तो आप उसे रविवार अथवा शनिवार दोनों में से किसी भी एक दिन मतलब आप सुबह 7 बजे पहले आश्रम भेज दें। वो 8 बजे कैंसर क्लास ज्वाइन करेंगे और 11 बजे तक वो औषधि लेके आश्रम से निवृत्त हो जाते हैं। मित्रों नमस्कार प्रणाम, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आपकी जो जिंदगी की सूची है, यानी कि आपकी जो लिस्ट है, वर्किंग लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। मतलब आप जैसे सुबह पहले अपने जब घर से निकलते हैं तो आप एक लिस्ट बना के निकलते हैं कि भाई आज मुझे अमुक 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 ये कार्य करने हैं, मुझे बच्चों के लिए बुक्स लेके आनी है, या मुझे मेरा जो स्कूटर है वो रिपेयर करवाना है, या कार की किस्त जमा करवानी है, या मुझे मेडिकल जो मेरा जो रूटीन हेल्थ चेकअप है वो करवाना है। मतलब इस तरीके के कामों की आपकी एक सूची होती है। तो इस सूची में कई तरह के काम हैं, आप जैसे आप हैं वैसे आपके काम हैं, जैसा आपका व्यवसाय है उस तरीके के आपके काम हैं। तो इस सूची में मतलब आप कैंसर को कब शामिल कर रहे हो, मतलब कैंसर संबंधी जो गतिविधियां हैं या जिससे कैंसर कम हो सकता है समाज में, मतलब कैंसर से बचा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कैंसर आपके ऊपर आके गिरने वाली बीमारी नहीं है, मतलब आप खुद अंदर से ही इसको पैदा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुका है कि भाई कैंसर जो है उसका कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या निमेटोड या इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत क्लियर हो गई बात। अब ये समझाने वाला
किस्सा नहीं है। अब ये समझने वाला किस्सा है। समझना क्या है कि दो तरह के खतरे होते हैं। एक वो खतरा होता है जो किसी और पे होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा है तो वो पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने, वो बलूचिस्तान में हो रहा है कि वो तुर्किस्तान में हो रहा है या वो सिंध में हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान जाने। और एक ऐसा दंगा कि जो मतलब हिंदू वर्सेज ईसाई में हो रहा है या हिंदू वर्सेज मुसलमान में हो रहा है या मुसलमान वर्सेज मुसलमानों के दो फिरके और आपके पड़ोस में हो रहा है, मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, वो जैसे कोई हथियार फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको भी लग सकती है ना, मतलब आप भी उसकी जद में आ सकते हैं, उसकी रेंज में आ सकते हैं। तो एक वो खतरा जो किसी और जगह है और एक वो खतरा जो आपके पास भी है, आपको भी हो सकता है। परंतु कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी दूसरी जगह खतरा है तो भी आपको मतलब उससे सावधान होना पड़ेगा। सावधान इन सेंस ये कि वहां जो खाने का सिस्टम चेंज हो रहा है, लोगों की फूड हैबिट की वजह से दुनिया में बहुत भयंकर तरीके से कैंसर हुआ है। और बल्कि कुछ है कि जो बड़े डॉक्टर हैं वो लोग मजाक में इस बात को कहते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं या दुनिया में जो फूड पे जो काम करने वाले लोग हैं, भोजन पे जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने वो मजाक में ही सही पर वैसा कहना शुरू किया है कि बोले साहब हम तो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, परंतु अब चूंकि आप इतने इतने अलग अलग रेसिपीज बना रहे हैं या इतने फूड हैबिट्स लोगों के बेकार हो गए हैं, तो वो उससे कब कैंसर, जैसे स्मोक मीट का एग्जांपल ले लो आप। अब ये मैं ये नहीं कहता कि ये चाइना की बदमाशी है या जापान की बदमाशी है या कोरिया की है, किसी की भी है, परंतु उन्होंने धुएं पे मीट सेक के, मतलब आग में जो धुआं वाली आग है उस पे मीट को रोस्ट करके शिकाई करके और मतलब वो लोग खा रहे हैं उसको, और वो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, पता नहीं क्या महीने महीने दो महीने तक उस पे शिका हुआ जो मीट है उसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो रही है और उससे आपको कैंसर हो रहा है, स्टोमक का कैंसर हो रहा है या इंटेस्टाइन का हो रहा है। ऐसे कई कल्चर ऐसे बन गए, कई ऐसे रिवाज बन गए कि वो रिवाज आपको मतलब कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इनसे कब बचने का प्रोग्राम है, मतलब आपका जो मैंने आपको, जैसे आप कहीं गए, मतलब आपका स्वागत किसी अगले ने मान लो पान पराग से किया या रजनीगंधा 00 से किया, वहाँ वो जो डिब्बा जो पड़ा है स्वागत करने की जो ट्रे है आपकी, उस ट्रे में उन्होंने बहुत भली महंगी सही कुछ वो रख रखी है तंबाकू सामग्री वगैरह। तो अब आप ये सोच के ले रहे हैं कि साहब अपना ये तो बड़े आदमी है, ये तो एमएलए साहब का क्वार्टर है या मंत्री जी का क्वार्टर है, तो मंत्री जी के सामने थोड़ी देर ज्यादा बैठे रहने के लिए आपने मतलब वहाँ ऐसे कुछ चीजें ग्रहण की जिससे कि आपको कैंसर हो सकता है। तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं सीधे मेरे उद्देश्य पे आ रहा हूँ कि आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप आज से ही अपने जो आपकी कार्यसूची है, जो आपकी वर्किंग लिस्ट है, उसमें कैंसर को शामिल कर लीजिए। यानी कि किसी भी अपने प्रियजन को, उसमें आपको 4 काम करना है। आपका कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार का सदस्य है, आप उसको तंबाकू खाने से टोकिए। मैंने आजकल एक अभियान चला रखा है तंबाकू पे 30-30 सेकंड की रील बनाने का। मतलब कुछ भी आइडिया आता है और उसको वो अगर तंबाकू से संबंधित है तो उस पर तुरंत रील बनानी। तो ये एक अभियान चालू कर रखा, तो ये अभियान आप भी चालू करें। दूसरा, अगर आप कोई दुकान मालिक है या यूं कहें कि आपका बेटा अगर दुकान करता है और वो अगर तंबाकू के उत्पाद बेचता है या वो सफेद नमक बेचता है या वो रिफाइंड ऑयल बेचता है, तो बंद करवाइए उसको, उसकी जगह सेंधा नमक लाके रखिए उसको। भाई कोई दूसरा मांगेगा और उस ग्राहक को आप समझाइए, वो कह रहा मुझे सफेद नमक चाहिए समुद्र का, तो बोले नहीं भाई आप ऐसा कीजिए, सफेद नमक से कैंसर होता है, रिफाइंड ऑयल से कैंसर होता है, तो आप ये मत लीजिए और इसकी जगह ये लीजिए, आप सेंधा नमक ले लीजिए, आप रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी का तेल करवा के लाइए। अगले को कहिए साहब ये थोड़ा आपको 10-20 रुपए लीटर महंगा पड़ रहा है, परंतु आपकी जिंदगी से ज्यादा महंगा नहीं है। तो प्लीज ये चीजें आपको करनी है। और तीसरा जो है,
आप उठते बैठते कहीं पे भी बात अगर चलती है, और अगर कैंसर का हल्का सा भी कहीं जिक्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाते नमस्कार करते कि अरे साहब मैं कैंसर पे व्याख्यान देने आया हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु थोड़ा भी अगर आपको मौका मिलता है और अगर कहीं कैंसर की चर्चा चलती है, या आप अगर बहुत इजी वे में अगर कहीं वो चर्चा चला के और अगर कैंसर पर लाके उसको मबनी कर सकता है, कैंसर बेस्ड अगर बात कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत अनुरोध आप लोगों से, और ये बहुत मानवता के हित में है। और चौथा जो है, आप जो कर सकते हैं वो जरूर करें। मतलब आप खुद तंबाकू छोड़ सकते हैं, छोड़नी है आपको। खुद शराब छोड़ सकते हैं, छोड़नी है आपको। आप खुद जो कर सकते हैं, आप किसी की दुकान खाली करवानी है, आपके मकान में अगर कोई किराएदार दुकान है आपकी और किराएदार है और वो आपके वहां तंबाकू बेचता है, तो आप बिल्कुल बंद करवाइए उसको। अगर शराब का ठेका है आपके मकान में, तो बंद करवाइए उसको। अगर या यूं कहें कि आप अगर तंबाकू के किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो छोड़िए आज ही, बहुत सारे काम है आपके पास। और अगर आप तंबाकू इंडस्ट्री का काम छोड़ के आते हैं, तो मेरे पास काम है, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयड हैं, करीब 200 से ज्यादा एम्प्लॉयड मेरे मतलब अंडर में काम करते हैं कई जगहों पर, अलग अलग इंस्टीट्यूट में। तो आप छोड़िए उनको, आ जाइए मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको रोजगार। अगर आप तंबाकू का काम में अगर मुलविस हैं या वहाँ अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो छोड़िए इन चीज़ों का, जीवन बदलिए अपना। और मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध भी करता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कैंसर है या इस समय प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप शनिवार और रविवार में से किसी भी एक दिन नवग्रह आश्रम पर आ जाइए। 7 बजे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 7 बजे तक, 8 बजे कैंसर की क्लास होती है और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। तो अगर ऐसी किसी को भी समस्या है, तो आए आप श्री नवग्रह आश्रम पर। या कैंसर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी। मेरा नाम सुमन है। मेरे 3 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मेरे कैंसर का टाइप भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैंसर है, जो नेट पे भी आता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 60 से 70 रजिस्टर्ड केस है पिछले 70 सालों में। ये इंडिया में तो पूरे 1 साल में 1 लोगों को मुश्किल से होता है। तो डॉक्टरों ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, सर्जरी ही करनी पड़ेगी। जब एक बार सर्जरी हो गई थी एम्स दिल्ली में, और उन्होंने बोला कि जब वापस बढ़ेगा तो सर्जरी ही करनी होगी। और मुझे नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को बताया था कि मेरे साथ जो भी दोस्त या घर वाले थे उनको बताया कि 6 महीने तक मैं जिंदा रहूंगी। तो 3 साल हो गया है डिटेक्ट हुए, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप देख सकते हैं। फिर लेकिन मेरा वापस बढ़ गया था। आयुर्वेद का मुझे पता नहीं था, तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के, ना एलोपैथी से ना आयुर्वेद से। फिर वापस बढ़ गया और लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कीमोथेरेपी दी, तब मुझे आश्रम का पता चला। और कीमो के साथ साथ ही मैंने परहेज रखना, पूरा 1.5 साल से मैं परहेज रख रही हूँ। और ग्रीन जूस मैंने शुरू कर दिया था। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं काढ़े ले सकूं, 35 किलो वजन हो गया था, लेकिन हरा जूस मैं ले रही थी और 35 किलो से आज 55 किलो वजन है, बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ा बहुत है बॉडी में कैंसर, इसीलिए हम यहाँ पे आए। वहां पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था दिल्ली में, क्योंकि आपको बताइए वहां पे सारे, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो जो थोड़ा पढ़े लिखे या वैसे लोग वो बोलते हैं कि गौमूत्र से क्या होगा, दवाइयों से क्या होगा। लेकिन मैंने तो लेके देखा था और मुझे बहुत फर्क पड़ा, तो मैं यहाँ आई। और अभी 15-20 दिन से मैं रायला में ही एक रूम मैंने रेंट पे लेके यहाँ रही। और जब मैं आई थी 20 दिन पहले, तब मेरा पेट भी थोड़ा फूला हुआ था, क्योंकि वो वापस डिटेक्ट हुआ तो। और कॉन्स्टिपेशन था बहुत ज्यादा, पेट में दर्द था, पूरी बॉडी में मुझे इस तरह से जो चबके चलना बोलते हैं वैसा दर्द हो रहा था। और बहुत सारे सिम्टम्स थे, मुझे जुकाम लगा वो ठीक नहीं हो रहा, फीवर। दवाई लेने के 7 दिन के अंदर ही मुझे धीरे धीरे करके सारे सिम्टम्स ठीक हो गए। और आज 20 से 21 दिन हो गए दवाई लिए हुए। आज मुझे कुछ भी सिम्टम नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, ना फीवर है, ना कॉन्स्टिपेशन है, और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। मुझे विश्वास है कि मैं ठीक तो इन्हीं दवाइयों से ही होंगी, क्योंकि एलोपैथी में मैंने सब करवा लिया। 2 बार सर्जरी हो गई और कीमोथेरेपी हो गई, लेकिन वो बार बार वापस हो जाता है। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि परमानेंट क्योर आयुर्वेद में ही है, और वो भी यही नवग्रह आश्रम पे ही है। तो मैं दवाई लेके कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। ये आपके सामने एक सबूत बैठा है। यहां से तो ये जिस दिन से दवाई ले रही है, मैं नवग्रह आश्रम को इसका श्रेय नहीं दे रहा हूं,
परंतु मेरी उस विज्ञान की उस स्टडी को श्रेय दे रहा हूं कि जो रियर एंड रियरेस्ट इसने शब्द काम में लिया। ठीक है, भारत में 1 साल में 1 केस ही रजिस्टर्ड हुआ, दुनिया में 70 साल में 70 ही हुए, परंतु ये केस आपके सामने बैठा जो रजिस्टर्ड हुआ। ठीक, और 6 महीने में मरने वाला जो था, मैं कह रहा हूं ये आने वाले कम से कम मेरे को जहां तक अंदाजा शायद 50 साल तक तो ये नहीं मर सकते। नहीं, मुझे भी नहीं मतलब लगता। कोई ये सब झूठ है एलोपैथी का। तो ये जो एलोपैथी है कैंसर के मामले में ये 100% दाऊद के बाप है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनकी सर्जरी अच्छी नहीं, अच्छी है, इनकी पैथोलॉजी अच्छी नहीं, पैथोलॉजी अच्छी है, जो जांचें हैं वो पैथोलॉजी में एलोपैथी में ही होती है। ये मैं बिल्कुल, आयुर्वेद का तो मैंने कोई बहुत बड़ा लेबोरेटरी नहीं देखी जहां आपकी सीबीसी कर दे, समझ में आ रही। परंतु कैंसर के मामले में ये दाऊद बहुत क्लियर साफ शब्दों में कह रहा हूं, मतलब इनके पास इलाज नहीं है और केवल डराना है। तो मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, खून बहुत कम है, खून चलवाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी करवाइए ना आप, या जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो आप बाकायदा एंटीबायोटिक लीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? परंतु कैंसर के मामले में आपको पूर्ण रूपेण आयुर्वेद पे विश्वास करना है, नेचुरोपैथी पे विश्वास करना है, और आपको प्राकृतिक। और एक बात और है, अभी इसने सुमन ने बीच में कही थी कि होगा तो नवग्रह आश्रम से ही होगा। मैं एक अमेंडमेंट कर रहा हूं कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारे कम से कम 25,000 पेशेंट ठीक हुए बिना यहां से दवाई लिए। मतलब वो एक बार आ गए, दवाई शुरू हो गई, लॉकडाउन हो गया, सब जगह की जगह हो गए। हमारा जो यूट्यूब चैनल था उस पर हमने कहा भाई आप ये जो ग्रीन जूस है ये दिन में 3 बार लेना शुरू करो, आपका जो परहेज है उसको थोड़ा और हार्ड करो, आपका जो घी लेने का परसेंटेज है वो 50 ग्राम से एक दिन का 75 ग्राम करो उसको, आपका जो शहद लेने की जो मात्रा है उसको 50 ml से आप 75 ml पे ले जाओ। और वो 25,000 लोग ठीक हुए बिना नवग्रह आश्रम की दवाई लिए, केवल नवग्रह आश्रम की सलाह से हुए। तो इसलिए मैं आपकी बात को काटा नहीं मैंने, परंतु कहने का अभिप्राय है कि ये जो औषधियां ये हंसराज चौधरी के बाप की बपोती नहीं है। ये नीम आपके घर पे भी है, गिलोय आपके घर पे भी है, विंका रोजी आपके घर पे भी है, गिलोय के पत्ते आपके वहां भी मिल जाएंगे, दूब आपके घर पे भी है, ज्वारे आपके घर पे भी है, गोमूत्र आपके घर पे है, हल्दी आपके घर पे है। हम तो केवल आपके मार्गदर्शक हैं। मैं बिल्कुल पूरा साइंस पे बिलीव करता हूं और बिना साइंस के 1 सेंटीमीटर बाहर नहीं जाता हूं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। आप समय पे औषधि लें, परहेज पूरा रखें, पूरा अनुशासन में रहें और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें आप अपना, और निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। जैसे मेरी सर्जरी हो गई थी और उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, मुझे पता नहीं था कि सर्जरी हुई है तो वो ट्यूमर कैंसरस था। मैं घर पे आके और रहने लग गई थी 2 महीने बाद, और मैं बिल्कुल ठीक थी, जैसे नॉर्मल वेद जी बैठे हुए हैं या बाकी लोग हैं, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर मैं रिपोर्ट लेने के लिए एम्स गई। एम्स में मेरी सर्जरी हुई थी कि बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट लेने गई और जैसे ही रिपोर्ट मेरे हाथ में आई और मुझे पता चला कि कैंसर है, मैं इतना ज्यादा मेरी बॉडी कोलैप्स हो गई और मैं वहां से उठ भी नहीं पा रही थी। तो जो वेद जी बोलते हैं ना, हिम्मत, या हम दिमाग से जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि 10 मिनट पहले और आधा घंटे पहले मैं एकदम ठीक थी कि 3-4 किलोमीटर पैदल चल रही थी और मुझे पता नहीं था कैंसर है। जब तक मैं बिल्कुल स्ट्रांग थी, और जैसे ही मुझे पता चला मैं ऐसा लगा कि 1 कदम भी नहीं चल पाऊंगी। मेरी बॉडी में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, कैंसर एकदम से तो बड़ा नहीं हो गया, पहले भी था, लेकिन वही है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे कैंसर है। बहुत तो महत्वपूर्ण बात। हाँ, कहने का मतलब यही है कि सोचना ही नहीं है, वेद जी जैसे बोलते हैं, सोचना ही नहीं है कैंसर है, और नॉर्मल जैसे लाइफ जीते हैं वैसे जीना है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही है, फैक्ट है, सच्चाई। नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज इतना सुंदर पुष्प यानी कि अपना इलाज खुद करे की श्रृंखला में मैं आज सीता अशोक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सीता अशोक इतना बेहतरीन पुष्प और इसके औषधीय गुणों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। नवग्रह आश्रम की बगिया में औषधीय पौधों के 487 प्रकार के औषधीय पौधों के कलेक्शन में मैं आज आपसे परिचय करवा रहा हूँ सीता अशोक के औषधीय गुणों से, यानी कि आप अपनी चिकित्सा सीता अशोक से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले पौधे का परिचय। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लाल रंग के पत्ते हैं। जो नए जो पत्ते आते हैं बिल्कुल इस तरीके से लाल रंग के आते हैं। बहुत ही दुर्लभ योग है ये प्राकृतिक वनस्पति में कि जो एकमात्र ऐसा पौधा है मेरी दृष्टि में जिसके पहले ये पत्ते लाल आते हैं
फिर यही पत्ते धीरे धीरे सफेदी लेते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये मैं दूर से आपको अभी लाल और सफेद दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और फिर ये पत्ते हरे होते हैं, ये इस तरीके से इतना हरापन ले लेते हैं। ये सफेदी लेने के बाद में आप आपको बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, ये सफेदी से हल्का हरापन लेते हुए और ये बिल्कुल गहरा हरापन लेते हुए ये। और इसी पौधे का जो ये हिस्सा है जो मैंने आपको पुष्प दिखाए, ये पुष्प अति दुर्लभ है, अति मतलब साल में केवल एक बार पुष्प आते हैं और बहुत सुंदर पुष्प होते हैं। बात करते हैं चिकित्सा की। महिलाओं में श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर होना एक आम बात है, बांसपन भी एक आम बात है। और महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट अपने शास्त्रों में लिखते हैं, और जितने भी आयुर्वेद के जो निघंटु है उनमें लिखते हैं कि जिस भूभाग पर सीता अशोक जैसी वनस्पति होती हो या ऐसा औषधीय पेड़ होता हो, वहाँ की महिलाएं कभी बांझ नहीं रह सकती, या कभी भी वो स्त्री रोग से या महिलाओं में होने वाले जो रोग हैं, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और भी कई प्रकार की जो महिलाओं में जो बीमारियां होती है, यूट्रस की सूजन है या सर्विक्स की स्वेलिंग है या यूट्रस में खुजली है, या इस तरह की कई तरह की जो महिलाओं को विशेष तौर से होने वाली जो एंजाइटीज़ हैं या मोनोपॉज हैं, कई ऐसी बीमारियां जो केवल महिलाओं में होती है। तो इन बीमारियों के इलाज के लिए इस सीता अशोक के 5 पत्ते प्रतिदिन अगर हरे पत्तों का जूस बना के कोई महिला 15 दिन तक ले ले तो मतलब मैं सर्तिया कह रहा हूँ, या अंग्रेजी में जिसको कहेंगे गारंटेड जो शब्द है वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूँ कि उसका रक्त प्रदर ठीक हो जाएगा, उसका श्वेत प्रदर ठीक हो जाएगा। लंबे समय तक अगर किसी महिला को लंबे समय से बांझपन की या इस तरीके की योनि में मतलब खुजली है या कहें कि बदबू आने की, दुर्गंध आने की जो समस्या है, उसके लिए इस सीता अशोक के पत्तों का काढ़ा बना के मतलब लेने का विधान है। बहुत अत्यधिक उस काढ़े से प्रक्षालन भी करना होता है और इस काढ़े को पीना होता है। इसमें अगर आप चाहें तो नीम गिलोय के 5 पत्ते और नीम के 4-5 पत्ते आप अगर और मिला लें तो वो सोने पर सुगंध जैसी बात हो जाती है। अब बात करते हैं अपन इसके पुष्पों के औषधि उपयोग की। किसी भी प्रकार का कोई भी चर्म रोग हो, उस पर इस सीता अशोक के पत्तों के साथ में इन पुष्पों को यदि बांट के उसकी चटनी बना के अगर उस स्थान पर लगाया जाए तो बहुत त्वरित लाभ देता है। और विशेष तौर से जो बांझपन स्त्रियां हैं उनके लिए इसके पुष्पों का जो सेवन है, इसके पुष्प जितने सुंदर हैं उतना ही सुंदर संतान को मतलब वो महिला जन्म दे सकती है। अतः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सीता अशोक जो कि बहुत ही अत्यंत दुर्लभ औषधि है, इसका आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए